हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 पोएम्स को, जिसमें से एक है टाइगर इन द जू, एक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और एक है फॉग। और पता है इन तीनों पोएम्स के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तीनों पोएम्स किसी ना किसी एनिमल से रिलेट करती हैं। क्या करेंगे, तीनों किसी एनिमल से रिलेट करेंगी। सबसे पहली एक टाइगर से रिलेट करती है। सेकंड पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स, हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सबसे रिलेट करेगी। एंड तीसरी पोएम के अंदर हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है हमारी कैट। तो हम ये 3 पोएम्स को देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट एनिमल्स, टाइगर, वाइल्ड एनिमल्स और कैट। ठीक है, वही हमारा पैटर्न रहेगा जिससे हम फॉलो करते आ रहे हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे समरी ऑफ पोएम्स कि वो पोएम्स हमें क्या सिखाना चाहती हैं। उसके बाद उनके हम देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और बाद में हम लोग देखेंगे उसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कि पोएम में क्या क्या चीजों को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या इनकी समरी है, कैसे हमें इन्हें करना है और क्या इन पोएम की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बिकॉज पोएम में ना एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है जब भी आप किसी 2 चीजों के अंदर कंपैरिजन करते हो ना, जब भी आप 2 चीजों को कंपेयर करते हो, उनमें तुलना करते हो, उन्हें किसी चीज के जैसे बोलते हो, तो ये तुलना होती है ना, यही आपका मेटाफर होता है। जब आप किसी भी चीज की तुलना करोगे दैट इज मेटाफर। अब मैं इसका प्रॉपर आप लोगों को हिंदी का डिवाइस नहीं बता रही बिकॉज पेपर में आप लोग हिंदी का अलंकार नहीं लिख कर आओगे, राइट, आप लोग इंग्लिश में ही लिख कर आओगे। तो इसीलिए इंग्लिश को हम लोग पढ़ेंगे सही, लेकिन वही हमारे ट्विस्ट के साथ, इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में इंग्लिश, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर किस में आएगा, अंग्रेजी में आएगा। तो पढ़ोगे किस में, अंग्रेजी में, नंबर किस में लाओगे, अंग्रेजी में। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली पोएम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो है टाइगर इन द जू। तो टाइगर इन द जू हम पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि टाइगर इन द जू है किस चीज के बारे में। टाइगर इन द जू बेसिकली एक टाइगर की कहानी है जो बेचारा अपनी जिंदगी से बहुत ही पीड़ित है, बड़ा ही परेशान है। ऐसा क्यों हुआ, वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान क्यों है। वो टाइगर अपनी लाइफ में इतना ज्यादा परेशान सिर्फ इसीलिए है बिकॉज ऑफ द मेन रीजन ऑफ बिहाइंड द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ दैट टाइगर इज कि वो एक केज में बंद है। अब टाइगर से हमारे दिमाग में सुनते ही क्या आता है, भैया वाइल्ड एनिमल है। अच्छा, वाइल्ड एनिमल है तो मतलब कहाँ रहता होगा, वाइल्ड एनिमल है तो शायद ये कहाँ रहता होगा, ये रहता होगा फॉरेस्ट में, लेकिन यहाँ पर जंगल में। लेकिन यहाँ पर ये बेचारा हमारा टाइगर जो था, इसकी जिंदगी बहुत ही खराब थी। जू तो फॉरेस्ट तो दूर की बात, इसका घर क्या था, इसका घर था जू। ये रहता था एक जू में। अब क्योंकि ये एक जू में रहता था तो इसकी जिंदगी बड़ी ही खराब हो रखी थी। वहीं पे रहना, वहीं पे परेशान होना, छोटा सी जगह थी जहां पे चलता था। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज थे उसके पास, यानी कुछ चंद स्टेप्स थे उसके केज में उसके पास चलने के लिए। उसके अलावा आगे जाना, पीछे आना, उसके लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था। ही हैड नथिंग वेयर ही कुड गो। वही गाना मिलता था उसे जो वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, कुछ अलग नहीं, कुछ अच्छा नहीं। तो उसका हाल वहां पर बहुत ही ज्यादा बुरा हो रखा था, उसकी एक बड़ी ही खराब कंडीशन कर रखी थी। तो इस पोएम में हमारे जो पोएट है लेस्ली नॉरिस, वो क्या करती हैं, वो टाइगर को कंपेयर करती हैं उसके 2 लाइफ के हैबिटेट्स को। एक तो वो हैबिटेट जिएगा वो जहां पर उसका ओरिजिनल घर है, दैट इज जंगल, कि अगर वो जंगल में होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती, कैसी होती, वहां वो क्या करता। और दूसरी जिंदगी जिसके बारे में वो यहाँ बात करते हैं वो है जिसको वो अभी जी रहा है, अपने कर्म काट रहा है यहाँ पर फॉरेस्ट में, जू में रहकर। समझ में आया। तो आइए देखते हैं इसका सारांश। यह कविता चिड़ियाघर में एक बाघ की प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। यानी ये किसके बीच का कंपैरिजन है, अ टाइगर इन द जू का। एक टाइगर जो जू में है और एक इसके टाइगर के आवास में, यानी उसके नेचुरल हैबिटेट में, वर्सेस उसका नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जहां पर वो रहता है, जंगल में रहना ही उसका ओरिजिनल घर है। कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है। तो यानी वो शुरू तो ऐसे करते हैं कि अभी वो चिड़ियाघर में रह रहा है। वहां पर एक लाइन लिखी है,
टाइगर इन द जू, और उसके पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट की बात करी गई है, उसके पैरों की बात करी गई है कि जो टाइगर के पैर के तले है ना वो बहुत सॉफ्ट है। अब आप इमेजिन करो एक टाइगर है, अब टाइगर के पैर के तले सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं? एक टाइगर अगर जंगल में रहता होता तो उसके पैर नीचे से खुरदरे से होते। क्यों? क्योंकि वो जंगल में भागता, अपनी जिंदगी को एंजॉय करता, और वही शायद उसकी जिंदगी थी भी, इसी के लिए वो धरती पे आया था। लेकिन यहां पर उसको एक ऐसी जगह पे रखा जा रहा है जहां पर उसकी जिंदगी के हाल बड़े ही बुरे हो रखे हैं, जहां पे उसका हाल बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। कविता एक बाघ के मूड और पर्यावरण में एक विपरीत प्रदान करती है, जहां जब वह चिड़ियाघर में होता है और एक बाघ जब वह जंगल में होता है। तो इसके अंदर वो उसके मूड के बारे में बताते हैं और उसके पर्यावरण, उसके हैबिटेट के बारे में बताते हैं कि जंगल का सिनेरियो कैसा है, और अगर वो घर में होता, सॉरी अगर वो जू में है तो वहां पर उसके हालात कैसे है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा एक बार लिखते हैं इसके पॉइंट्स को कि टाइगर इन द जू वर्सेस टाइगर इन द फॉरेस्ट। आ जाओ, क्योंकि ये थोड़ी सी पोएम के अंदर आप लोगों को ये पॉइंट्स पता होने जरूरी है। टाइगर इन द जू में कैसी उसकी हालात है, और अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो कैसी जिंदगी जीता। यहां पर उसके पास क्या है? उसके पास पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट है। ठीक है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसके जो पैर है ना वो काफी सॉफ्ट है। उसके पास क्या है? उसके पास काफी सॉफ्ट फीट है। उसके पैर के तले, फीट है कह सकते हो सिंपली, पॉज, उसके जो पैर के तले हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि वो जंगल में रहता है। दूसरा, ही हैज अ स्मॉल एरिया टू मूव। उसके पास स्मॉल एरिया टू मूव, इसका हिंदी में मतलब हो गया चलने के लिए कम जगह है। इसके पास क्या है? चलने के लिए कम जगह है, कम जगह है। जंगल में जाता तो बहुत सारी जगह होती है इसके पास चलने के लिए। तीसरा, नॉट गिवन प्रॉपर फूड, यहां पे उसको ढंग से खाना भी नहीं देते। नॉट गिवन प्रॉपर फूड, यहां पर उसको प्रॉपर खाना भी नहीं दिया जाता, सही भोजन भी नहीं मिलता। उसको सही भोजन भी नहीं मिलता। उसके अलावा एक बहुत जरूरी पॉइंट हमारे इस केस के अंदर वो ये है कि ही इज अ एंटरटेनर। यहां पर उसकी जो औकात है या कह सकते हो उसके जो हालात है वो एक एंटरटेनर के हैं। एंटरटेनर का मतलब क्या हो गया? यहां पर उसको मनोरंजन के लिए रखा गया है। मनोरंजन, उसको यहाँ पर क्यों रखा गया है? उसको यहाँ मनोरंजन के लिए रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर उसका कोई भी और यूज नहीं है। उसको क्यों रखा गया है? उसको यहाँ पे सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए कि भैया ये हमारा मनोरंजन करेगा, इससे हम देखेंगे, इसको हम खुश होएंगे। तो टाइगर इन द जू यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए है। अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो शिकार करता। वो क्या करता? वो शिकार करता। शिकार करता यानी ही वुड हंट। वहां पर रहता तो हंट करता, और बुक में लिखा हुआ है हंट किसको करता? एक प्लम्प डियर को। प्लम्प डियर का मतलब क्या हो गया? प्लम्प, प्लम्प हो गया ना, प्लम्प। एक प्लम्प डियर को हंट करता यानी एक मोटे से हिरण का शिकार करता। ठीक है, उसके बाद रोर करता, दहाड़ता। ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता था उसके दहाड़ने से। दहाड़ना, दहाड़ता जंगल के अंदर, लोगों को डराता। ठीक है, ही वुड स्केयर पीपल। और फिर टाइगर जिस चीज के लिए जाना जाता है ना, लोगों को डराता। और टाइगर जिस चीज के लिए जाना जाता है कि भैया टाइगर एक ऐसा एनिमल है, टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है, बहुत ज्यादा विलिंग है। तो वहां पर वो लोगों को डरा पाता, वो लोगों को वो चीज दिखा पाता कि ठीक है भैया मैं टाइगर हूं। लेकिन जंगल में और उसके फॉरेस्ट के अंदर उसके बिल्कुल ही अलग हाल है। ये उसकी जिंदगी है और ऐसी जिंदगी उसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए पोएम को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। चिड़ियाघर में उसे कोई आजादी नहीं है। ठीक है, उसके पास छोटी सी जगह है, नो फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फ्रीडम। अब एक टाइगर है, अगर वो जंगल में होता तो वो जहां चाहे वहां घूमे, लेकिन यहाँ तो उसके पास जगह ही नहीं है घूमने की। उसे सलाखों के पीछे सीमेंटेड सेल में, उसे कहाँ रखा गया है? एक सीमेंटेड सेल में, जिससे वो बाहर भी नहीं निकल सकता, वो फंसा हुआ है वहां पर। वह क्रोधित, निराश और असहाय महसूस करता है। वो एंग्री है।
ठीक है, वो डिजेक्टेड है, वो बहुत ज्यादा सैड है इस चीज से कि भैया मैं अपने, एंग्री क्यों है, क्योंकि एक टाइगर है ना, टाइगर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, टाइगर की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। टाइगर है यार, मतलब सुनते ही दिमाग में ऐसा डरने वाली फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बेचारे का मजाक बना हुआ है। एंड ही वॉज डिजेक्टेड, बहुत ज्यादा निराश था वो, और ही वॉज अनसहाय, यानी ही वॉज हेल्पलेस। उसे पता है कि उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, यही उसकी जिंदगी है। यह उसके प्राकृतिक आवास पानी के छेद के पास लंबी घास में छुपने और फिसलने और मोटे हिरण के ऊपर झपटने को याद दिलाता है। और जब वो यह जंगल में बैठता है तो ऑथर हमारे लेस्ली नॉरिस ये बताते हैं, पोएट सॉरी, जो लेस्ली नॉरिस है वो बताती हैं कि यही अगर वो जंगल में होता तो वो एक पानी के वाटर बॉडी के पास जाता, या कह सकते हैं एक तालाब के पास जाता, और उस वाटर होल के पास या उस तालाब के पास जाकर जहां पर एक डियर, जहां पर एक हिरण पानी पी रहा होता, जाता, और वो लंबी लंबी घासों में से छुप छुप के निकलता और एकदम से उस पर झपट्टा मार के उसको खा लेता। और यहाँ पर, और जब भी वो लोगों को, और जब भी अगर वो किसी भी शहर के कोने में जाता, अगर वो किसी भी शहर के कोने में जाता, विलेज के कोने में जाता, तो वहां पर वो अपने बड़े बड़े पंजों से और अपने बड़े बड़े दांतों से दहाड़ कर लोगों को डरा सकता था। लेकिन उस बेचारी की जिंदगी थी नहीं ना ऐसी। जिस तरह उसने अपनी तेज दांतों और पंजों को प्रदर्शित करते हुए ग्रामीणों को आतंकित किया, लेकिन यहां पर उस बेचारी की जिंदगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और अगर वो फॉरेस्ट में होता तो ही वुड शो, और क्या दिखाता, वो अपने पंजे और दांत दिखाता। ही वुड शो हिज फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है दांत, वो अपने दांत दिखाता, बड़े बड़े जो दांत होते हैं उसके नुकीले दांत दिखाता, और हिज पॉज, और अपने पंजों से लोगों को डराता, यानी अपने पंजों से। तो यहाँ पर ऐसी उसकी जिंदगी होती, ठीक है, वो शिकार करता, किसा करता, वो डियर का शिकार करता, वो रोर करता, लोगों को डराता। ही वुड शो हिज फैंग्स, वो अपने बड़े बड़े दांत दिखाता, लोगों को अपने पंजे दिखाता, और उन्हें दिखाता कि भैया मैं टाइगर हूं, मेरे से आगे तो कोई भी नहीं है, मैं तो बहुत मैजेस्टिक हूं। लेकिन वहां पर बेचारे के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हुआ क्या, पूरे दिन इसी तरीके से लोग आते थे, उसको देखते थे, और उसका दिन खत्म हो जाता था। लेकिन वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए, वो ये चीज को दर्शाने के लिए कि भैया वो इस चीज के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है कि लोग उसको देखते हैं आकर, एक टाइगर की जिंदगी इतनी खराब कर रखी है कि बेचारे के पास बेसिक वो भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को जी सके, रास्ता ही नहीं है चलने की, जगह ही नहीं है चलने की उसके केज के अंदर, उसके क्या कहते हैं उसे, सेल के अंदर। तो वो क्या ही करेगा अपनी लाइफ में, वो कैसे ही वहां से निकल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। रात में चिड़ियाघर में वह पेट्रोलिंग कारों की आवाजें सुनता है। जंगल में होता तो वो रात को एनिमल्स की आवाजें सुनता, वो और सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता। लेकिन शहर में उसको सिर्फ पेट्रोलिंग कार की, जो वो ऐसी पेट्रोलिंग कार वो होती है जो जंगल में आती है किसी भी टाइम के ऊपर, बेसिकली चेक करने के लिए कि सारे के सारे जितने भी जानवर हैं वो अपने अपने पिंजरों में ही रहे। लेकिन उस बेचारे के साथ यहाँ पर वो चीज भी नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ फंसा हुआ है अपने उस केज के अंदर, और उसे रात को सिर्फ एक आवाज आती है, वो पेट्रोलिंग कारों की। चिड़ियाघर में बाघ लोगों के लिए महज शोपीस और मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। वो सिर्फ उनके लिए एक शोपीस की भैया एंटरटेनमेंट का सोर्स बनकर रह गया है, उसके अलावा उसे कोई भी इज्जत नहीं थी। ही वॉज जस्ट अ शो पीस, वो क्या था, बस वो एक शो पीस था, एंड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लोगों के लिए वो कुछ नहीं, बस एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनके रह गया था कि लोग आते थे, उसको देखते थे और चले जाते थे। लेकिन वह भी अपनी असहायता को कैसे दिखाता था, वो उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। ही यूज्ड टू इग्नोर द विजिटर्स, वो उन पे ध्यान नहीं देता था। वो तो कहता था कि यार देखो, इन लोगों की वजह से ही आज मैं ये खराब जिंदगी जी रहा हूँ, तो क्या मैं इतना पागल हूँ कि मैं इनकी एंटरटेनमेंट में इनका सपोर्ट करूंगा? नहीं। तो वो उन लोगों को देखता तो था, लेकिन बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं देता था, ना ही अपना बैठे रहो कुछ नहीं करो, ना ही उनके सामने कुछ एक्शन करता था, ना ही उनके आगे आसपास घूमता था। जैसा है वैसा ही बैठता था, उसे किसी से कोई भी लेना देना नहीं था। कवि यह बताना चाहते हैं कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर चिड़ियाघर में छोटे बाड़ों में रखना क्रूर है। वो उनके लिए बहुत ही क्रूअल है कि एक बड़ा जानवर जिसका
देह इतना बड़ा है, जिसका शरीर इतना बड़ा है, उसको तुमने एक छोटी सी जगह में रखा हुआ है, तो वहां पर उसकी जिंदगी की कितनी दुर्दशा की जा रही है। वह पिंजरे में क्रोधित, असहाय और दुखी भी महसूस करते हैं। उसे देखने आने वाले पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। सब आते हैं, उसे देखते हैं, उस पर हंसते हैं, उस पर खुश होते हैं कि अरे वाह टाइगर टाइगर बच्चों टाइगर, बस देख के चले जाते हैं। लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं समझता कि वो टाइगर जो जू के अंदर है, उस बेचारे की क्या हालत होगी, वो किस बुरी कंडीशन में होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसको कैसा लग रहा होगा, उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक वर्ड लिख सकते हो, पीपल आर इनकंसिडरेट। लोग जो हैं वो बड़े ही निर्दयी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। और जब रात हो जाती है, रात को उसको सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, वो है पेट्रोलिंग कार की। और रात के सन्नाटे में जब कोई उसके आसपास नहीं होता, तो वो उसकी रातें जो हैं वो एकदम बिना नींद की हैं, उसको रात को नींद नहीं आती। और रात को ये टाइगर क्या करता है, ये बस बैठा रहता है और आसमान की तरफ देखता रहता है। वो अपनी सुंदर आंखों से सुंदर स्टार्स को, सुंदर तारों को निहारता रहता है। अब यहां पर ये सुंदर तारे और सुंदर स्टार, जो सुंदर आंखें हैं, इसकी एक लॉजिक है। चमकीली आंखों से चमकते हुए तारों को निहारता है। यहां पर अब आप एक चीज देखो, चमकीली आंखें यानी शाइनिंग आईज, ब्रिलियंट आईज लिखा था ना बुक के अंदर, ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट आइज से वो क्या देखता है, वो ब्रिलियंट स्टार्स देखता है। तो यहां पर बुक के अंदर ये ब्रिलियंट आइज जो है, ये क्यों दिए गए हैं, ये ब्रिलियंट आइज जो है ना, ये उसकी ब्यूटी को, टू शो द ब्यूटी ऑफ, टू शो द ब्यूटी ऑफ टाइगर, उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए यूज किया गया है। इसका एक और लॉजिक है, इसका एक और लॉजिक क्या है, ये सुंदर आंखों का एक बड़ा ही प्यारा लॉजिक और है। अब जिस तरीके से तारे उससे बहुत दूर है, क्या है, जिस तरीके से वो तारे उससे बहुत दूर है, उसी तरीके से उसकी फ्रीडम, उसकी जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है, वो भी उससे बहुत दूर है। उसकी आजादी भी उतनी ही दूर है उससे जितने वो तारे हैं उससे। ठीक है, तारे बहुत दूर है, ना तो वो कभी तारों तक पहुंच पाएगा, और वो तारे जो है वो उसकी फ्रीडम का, वो उसकी आजादी का एक सिंबल है, जो ना तो कभी उसके पास थी और ना ही कभी उसके पास आ पाएगी। जिस तरीके से तारों को छूना इम्पॉसिबल था, असंभव था, वैसे ही फ्रीडम पाना यानी आजादी पाना उसके लिए असंभव जैसी ही एक बात बनके रह गई थी। वो बस यहाँ पर अपनी जिंदगी जैसे तैसे उन सभी सब चीजों में काट रहा था। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर हमारी पहली पोएम हो जाती है खत्म। आइए देखते हैं इसके कुछ सवाल। अब देखो यहां पर ना कुछ वर्ड्स यूज करे गए हैं। जैसे सबसे पहला है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जिसका लॉजिक मैंने आपको बताया है। यहाँ पर पैड्स जो है उसके पॉज के लिए यूज किया गया है, उसके पंजों के लिए यूज किया गया है, और वेलवेट क्वाइट। अब मैंने बोला वेलवेट आप लोगों को पता है, मखमल, वेलवेट इज मखमल, तो मखमल का कपड़ा, मखमल ही होता है ना, सिल्क इज मखमल। वेलवेट इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट सा कपड़ा, आप सब लोगों को पता है। तो लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट मखमल, एक सेकेंड। आई होप मखमल, वेलवेट, हाँ मखमल ही है, ठीक है। तो मखमल यानी वेलवेट के जो उसके पैर जो थे ना, वो मखमल जैसे सॉफ्ट थे इन इज क्वाइट रेज। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, देखो क्वाइट मतलब चुप और रेज मतलब गुस्सा। तो कोई इंसान गुस्सा क्या चुप रहकर कर सकता है? नहीं। तो यहां पर ना एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है बच्चों, आप लोग याद रखोगे। यहां पर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इंग्लिश का एक पोएटिक डिवाइस है। जब आप दो ऑपोजिट चीजों को या दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को साथ में यूज करते हो, तो वहां पर आप कहते हो कि आपने ऑक्सीमोरॉन यूज किया है। देखो, चुप रहना और गुस्सा करना, चुप रहना और गुस्सा करना, दो चीजें आप साथ साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो चुप रहकर अपने गुस्से को व्यक्त करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं इस लाइन की क्या यूजेज है यहां पर। तो आइए पहले एक बार इसके यूजेज देख लेते हैं। यहां पर ये जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड क्वाइट है, देखो यहां पर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट,
और यहाँ पे फिर से क्वाइट वर्ड यूज किया गया। तो वो कहते हैं रिपीट क्यों किया गया, ये एम्फेसिस करने के लिए, ये फोकस लाने के लिए दैट द साइलेंस दैट प्रिवेट्स द टाइगर्स केज। यहाँ पे ये उस शांति के लिए लगाया गया है जो टाइगर के केज में होती है, जो टाइगर के केज में होती है। शांत शब्द की पुनरावृत्ति बाघ के पिंजरे में व्याप्त मौन पर जोर देती है। जो वहां पर साइलेंस है ना, जो शांति है, उसके ऊपर वो फोकस करती है कि बहुत ज्यादा शांति है। वो शांति किस चीज की है, वो गुस्से की शांति है, वो इस चीज की शांति है कि भैया मेरी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। The silence is not disturbed even by the footsteps of the tiger as he has padded paws। और वो जो शांति है वो खराब भी नहीं होती क्योंकि टाइगर के जो पैर है वो भी काफी सॉफ्ट है, वो भी नीचे गद्देदार से पैर है उसके, तो इसीलिए वो शांति भंग नहीं होती। यह सन्नाटा बाघ के कदमों की आहट से भी विचलित नहीं होता क्योंकि उसे उसके गद्देदार पंजे होते हैं, मखमल की तरह मुलायम, जो कोई आवाज नहीं करते, जिसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। मोरोवर टाइगर जो है वो रोर भी नहीं करता, वो दहाड़ता भी नहीं है क्योंकि वो गुस्से में है, बिकॉज उसे ये लगता है कि उसने अपने नेचुरल सेल्फ को, टाइगर का एक नेचुरल, जैसे हमारे नेचुरली हम बोलते हैं राइट, हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम बोलते हैं, टाइगर का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, टाइगर का नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है कि टाइगर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोर करते हैं। लेकिन यहां पर उसने अपने आप को भी चुप रखा हुआ है क्योंकि वो अपना गुस्सा चुप रहकर व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि अगर वो रोर करेगा तो लोगों के लिए वो भी एक एंटरटेनमेंट का सोर्स देगा कि ओ टाइगर ने रोर किया, हमने टाइगर को रोर करते हुए देखा, इसीलिए वो रोर भी नहीं करता। इन द अननेचुरल कन्फाइंस ऑफ द केज, बिकॉज उसको लगता है कि ये उसका घर नहीं है। इसके अलावा बाघ गुस्से में दहाड़ता नहीं है क्योंकि उसे अपने प्राकृतिक स्वयं के पिंजरे से के अप्राकृतिक दायरे में दबा दिया है। उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक आर्टिफिशियल जगह पे केज के अंदर डाल के उसकी नेचुरल सेल्फ को सप्रेस कर दिया है, यानी उसको दबा दिया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, उसको कम कर दिया है। तो वो इसीलिए अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए दहाड़ता भी नहीं है। इंस्टेड ऑफ रोरिंग टू थ्रेटन द पीपल, अब उसे करना क्या चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए लोगों को डराने के लिए, जैसे वो फॉरेस्ट में करता है। वो यहां पर बिल्कुल चुप रहता है, क्यों, अपना गुस्सा दिखाने के लिए। इसलिए लोगों को धमकाने के लिए दहाड़ने के बजाय, जैसे कि वहां जंगल में करेगा, वह चुप रहता है, वह अपना गुस्सा चुप रहकर ही व्यक्त करता है। फिर दूसरी लाइन कहती है एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज, और फिर वो देखता है अपनी सुंदर आंखों से, और हमने लिखा था ना ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटिशन। यहां पर ये ब्रिलियंट वर्ड बार बार क्यों यूज किया गया है, हम लोगों ने इसका रीजन भी किया था कि यहां पर ये ब्रिलियंट जो है उसकी आंखों की सुंदरता को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। द लस्टर यानी जो चमक है उसकी आंखों की, एज वेल एज दैट ऑफ द स्टार बिकम्स मोर प्रोनाउंस, और ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू द डार्कनेस ऑफ द नाइट, बिकॉज अगर आप एनिमल्स की रात को आंखों देखोगे तो वो चमकती हैं, तो वैसे ही और तारे जो हैं वो भी रात को चमकते हैं, तो रात की वजह से इनकी आंखों की चमक और तारों की चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पोएट जो है वो इस फैक्ट को बताना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो एक बड़े से नेचुरल एक्सपेंस ऑफ स्काई को देख रहा है, और वो चाहता है कि वो जिस तरीके से स्काई बड़ा है, जिस तरीके से स्काई फ्री है, उस तरीके से वो भी फ्री हो जाए, और वही उम्मीदों से उसकी आंखें चमकने लगती हैं। रात के अंधेरे के कारण बाघ की आंखों की चमक और साथ ही साथ सितारों की चमक अधिक स्पष्ट हो जाती है और ज्यादा क्लियर दिखने लगती है। कवि इस तथ्य को रेखांकित करना चाहते हैं कि आकाश के विशाल खुले प्राकृतिक विस्तार को देखने के बाद से बाघ खुली दुनिया के लिए ललयित हो जाता है। उसका भी मन करता है कि यार काश वो भी ऐसी दुनिया को जी सके, और तीव्र इच्छा उसकी आंखों में चमक देती है, और वो जो इच्छा है कि यार मेरी भी जिंदगी कुछ इस तरीके की होगी, उसकी आंखों से उसके अंदर चमक आ जाती है। The repetition of the word brilliant emphasizes that the tiger's yearning to be in the world of nature represented by brilliant stars। और यहाँ पे ये brilliant को बार बार यूज किया गया है दिखाने के लिए कि वो भी एक ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहता है जहां पर ये स्टार्स की तरह, ब्राइट स्टार्स की तरह उसकी जिंदगी में भी ब्राइटनेस हो, उसकी जिंदगी भी उज्जवल हो। शानदार के पुनरावृत्ति बाघ की लालसा को उज्जवल सितारों द्वारा प्रस्तुत प्रकृति की दुनिया में होने पर जोर देती है कि वो भी वैसी ही दुनिया में रहे, नेचुरल हैबिटेट में रहे जैसे लोग रहते हैं। इसमें आप लोग एक पॉइंट और ऐड करेंगे, मैं इंग्लिश में लिख रही हूं, द वे द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम हिम, in the same way
हिज फ्रीडम इज। जिस तरीके से उसके स्टार बहुत दूर है उससे, उसी तरीके से उसकी फ्रीडम भी बहुत दूर है। अगला है व्हाट इज द टाइगर, व्हाई इज द टाइगर एंग्री, और वो अपना गुस्सा कैसे दिखाता है। तो वो कहते हैं टाइगर गुस्सा इसीलिए है बिकॉज उसे जेल में डाल दिया गया है, इम्प्रिजन कर लिया गया है, उसे पिंजरे में पिंजरे में रख दिया गया है, उसे कैद कर लिया है वहां पर इन अ क्रैम्प्ड स्पेस ऑफ द केज। तंग जगह मतलब छोटी जगह, बहुत ज्यादा जगह उसके पास नहीं थी, लिमिटेड स्पेस था उसके पास। उसके पास क्या था, लिमिटेड स्पेस था, इतना छोटा सा केस दे रखा है मान लो उसको, और टाइगर यहाँ पर हमारा एनिमल जो है वो, मतलब मैंने बहुत ही घटिया बनाया है, तो इस तरीके का वो बेचारे के पास सिर्फ इतना सा केस था जिसमें वो घूम सकता था, कुछ 4 कदम चलने का ही रास्ता था। ही कैन नीदर मूव अबाउट एट विल नॉर एक्सरसाइज हिज स्ट्रेंथ, ना तो वो अपनी मर्जी से चल सकता था और ना ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। इट एनरेजेस हिम, और यही जो उसकी क्या कह सकते हैं, जो उसका हम कह सकते हैं जो वो नहीं कर पा रहा था, एक वर्ड होता है ना उसके लिए, क्या था, यही जो उसका वो असहाय है यहाँ पर इतना कि वो कुछ कर नहीं, लाचारी उसकी क्या था वो, लाचारी, उसकी जो लाचारी थी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रही थी हमें कि वो बहुत ज्यादा लाचार था इस मौके के ऊपर कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण वह असहाय महसूस करता था और खुद का बदला नहीं ले पाता था किसी से भी, चाहता था कि ले लेकिन नहीं हो पा रहा था। देयरफॉर उसने अपनी नेचुरल बिहेवियर को रोका और वो अब रोर नहीं करता है, इसलिए वह अपने स्वाभाविक व्यवहार को दबा देता है और उग्र रूप से दहाड़ता नहीं है, क्योंकि अगर वो दहाड़ेगा तो जैसा मैंने बताया लोगों को फिर एक मौका मिल जाएगा कि इस चीज को वो लोग एंजॉय करेंगे, उनको लगेगा कि अरे यार टाइगर दहाड़ा तो बढ़िया मजा आ रहा है हमें, पर ऐसा करना नहीं था उसको। What should the tiger be doing if he were at the end of the jungle? मान लो कि टाइगर अब यहाँ पर नहीं है, अगर वो एंड ऑफ द जंगल में होता तो फिर वो क्या करता। अगर टाइगर जंगल के एंड में होता, ही शुड बी स्नार्लिंग लाउडली, तो वो जोर जोर से गुर्राता वहां पर लोगों के ऊपर और लोगों को डराता जो उस जंगल के आसपास रहते हैं, अपनी डेडली टेरिफाइंग टीथ से, जिसे हम लोग फैंग्स कहते हैं, या फिर अपने शार्प क्लॉज से, अपने पंजों से वो लोगों को डराता, दांतों से अपने, and he could maul and mord them, और वहां से वो जाकर उन पे कूद सकता था और उनको मार सकता था, जिससे वह उन पर मार सके और उन्हें उन पर कूद सके और उनको मार सके, ताकि वो उन पर जंप करे और जंप करके ही वो उनका काम तमाम कर दे, उनको वहां से मार दे। इसीलिए वो चाहता था कि वो जंगल के एंड में जाए, लेकिन उसकी किस्मत ही नहीं थी। अब वो कहते हैं टाइगर को जो जू में आवाजें आती है रात को, वो कैसे डिफरेंट होंगी उन आवाजों से अगर वो जंगल में होता तो। हमें पता है कि हमने सीखा कि वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता था रात को। अब वो क्यों, क्योंकि वो जंगल में था, जू में था। अगर वो जंगल में होता तो उसे कुछ अलग ही आवाजें आती, एनिमल्स की आवाजें आती, और वो बिल्कुल अलग है उन आवाजों से जो वो अभी सुन पा रहा है। ठीक है। इन द जू द टाइगर इज फोर्स टू लिसन द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। जू में यहाँ पर जो गश्त करने वाली गाड़ियां हैं उसकी आवाज वह सुनने के लिए मजबूर हो जाता है रात को। जंगल में अगर वो होता तो उसे हवा की आवाज आती, उसे चलती हुई बहती हुई हवा की आवाज आती, रसलिंग ऑफ लीव्स की आवाज आती, जो पत्तियों की सरसराहट होती है शायद उसको वो सुनाई देता। हूटिंग ऑफ एन आउल, जब उल्लू वो ऊ करता है तो शायद उल्लू की हूटिंग सुनाई देती, या फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स ऑफ सम नाइट बर्ड, या रातों के पंछी अपने पंख फड़फड़ा रहा है उसकी आवाजें आती, या फिर शायद और बाकी वाइल्ड एनिमल्स की आवाजों को वो एंजॉय कर सकता था, या जंगली जानवरों की आवाजें सुनी हो। लेकिन यहां पर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पर उसको शहर की, ही वॉज फोर्स्ड टू लिसन अननेचुरल साउंड्स। यहां पर उसके नेचुरल हैबिटेट से जो चीजें नहीं थी, यहाँ पर उसको वो अननेचुरल साउंड्स को सुनना पड़ रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू हियर वॉट ही वॉन्टेड टू। उसको सिर्फ वही सुनाई दे रहा था जो वो नहीं सुनना चाहता था। दैट वॉज वेरी वेरी क्लियरली जो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, दैट वॉज दी पेट्रोलिंग कार्स। What is the attitude of tiger towards the visitor? अब हमने देखा कि टाइगर ने गुस्सा दिखाने के लिए विजिटर्स को भी इग्नोर किया था। ऐसा उसने क्यों किया? तो टाइगर है शोज अटर इंडिफरेंस टुवर्ड्स द विजिटर्स। उसने आने वालों पर बेहद बेरुखी दिखाता था, मतलब उन पर ध्यान ही नहीं देता था, इस चीज की उम्मीद में कि ना मैं ध्यान दूंगा ना इनके हाथ में कुछ एंटरटेनमेंट आएगी।
ही इग्नोर्स देम बिकॉज ही कैन नॉट टेरिफाई देम और पाउंस अपॉन देम एज ही इज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स। और उसको ये भी पता था कि यहाँ पर उसकी शक्तियों को दबा दिया गया है, तो ना ही वो किसी पर झपट सकता है और ना ही वो किसी को डरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस केज के अंदर वो है वो यहाँ से कभी बाहर तो जा ही नहीं पाएगा, यानी वो अपनी नेचुरल चीजों को तो कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए उसने बोला कि चल छोड़, मैं क्या ही करूं। उसकी स्वाभाविक उग्रता यानी उसके नेचुरल फेरोसिटी, यानी हम कह सकते हैं जो उसका नेचुरल एंगर था, विच प्रोबेबली ऑफेंडेड एट बीइंग विच फ्राइटन्स पीपल, जिससे लोग डर जाते हैं, इज ऑफ नो यूज। यहाँ पर उसका कोई भी यूज नहीं आने वाला, क्योंकि वो इसको यूज ही नहीं कर सकता। वो चिल्लाना, रोर करना, लोगों को डराना, वो सब चीजें यहाँ हो ही नहीं सकती। करेगा भी तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो जंगल के अंदर एक केज के पीछे है, यानी वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेसहारा है। He is probably offended at being treated merely as an object। और उसको इस चीज का बुरा लगता है कि यार उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह, उसको सिर्फ एक मनोरंजन की वस्तु की तरह यूज किया जा रहा है बाय विजिटर्स। उनमें से कोई किसी एक विजिटर को भी ऐसा नहीं लगता कि टाइगर्स के साथ गलत किया जा रहा है। अब यही अगर एग्जांपल हम लोग हमारे केस में ले लें, मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में फाउंडेशन चैनल पे ये पॉइंट बोला था कि जिस तरीके से याद है हम लोग अपने कोविड के अंदर घर में बंद हो गए थे, लिमिटेड टाइम था हमारे पास, लिमिटेड जगह थी हमारे पास, एक कोने से दूसरा कोना, दूसरे कोने से एक कोना, और हम कितने टाइम उस घर में रहकर बोर हो गए थे कि यार भर बाहर निकाल दो भैया, हम इस घर में और ज्यादा देर नहीं रह सकते, बहुत परेशानी हो रही है अब तो हमें। यही हो रहा था ना हमारा हाल। तो इमेजिन करो उन एनिमल्स की लाइफ को जो पैदा ही केज में हुए और जब तक जिंदा रहेंगे 10 साल 15 साल, उनकी जिंदगी उस केज में ही बीत कर निकल जाएगी। उन्हें पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो एक केज में है। तो वही हमारी जिंदगी हमने कोविड में जो जिया था वो एनिमल्स हर दिन जीते हैं। एक छोटी सी जगह, 4 दीवारी उनके आसपास, जहां पर उन्हें रहना है, कर्तव्य करके दिखाने हैं, क्योंकि उनके कर्तव्यों पे लोगों को खुशियां मिलती हैं। तो वो एक बड़ी गलत चीज है जो हमारे लोग, हम लोग इंडियंस क्या मतलब हम इंसान करते हैं इन जानवरों के साथ, जस्ट बिकॉज ये बेचारे बोल नहीं सकते। अब आइए करते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन। ये रहा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। वो कहते हैं पोएट ने 2 सेटिंग्स प्रोवाइड करी हैं, यानी हमारे जो पोएट है उन्होंने स्टोरी को 2 अलग अलग तरीकों से दिखाया है, 2 अलग अलग जगहों पे बताया है। वो कौन सी है? लेस्ली नॉरिस ने जो पोएम लिखी है टाइगर इन द जू, ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग सेटिंग्स, ये 2 बिल्कुल ही विपरीत सेटिंग्स को प्रस्तुत करती है, जहां पर मूवमेंट और बिहेवियर ऑफ टाइगर को बताया गया है, जहां पर कार्य, चाल और व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर वो बताते हैं द टाइगर इज शोन टू बी एनकेज्ड इन अ सेल वेयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द विजिटर्स। टाइगर जो हमारा जू में है वो एक केज में दिखाया गया है, उसमें वहां पे दिखाया गया है, उसमें कितनी कठोरता की गई है कि वह कैद में दिखाया गया है, जहां पर वह आने वाले लोगों के मनोरंजन की एक वस्तु है, उसके अलावा कुछ नहीं। द पोएट ड्वेल्स अपॉन द अदर सेटिंग, उसके बाद वो दूसरी सेटिंग पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं और कहते हैं कि जंगल में बाघ जो है, जंगल जो है वो बाघ का प्राकृतिक आवास है, वो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वो जगह है जहां पर वो टाइगर एक्चुअली रहता है। तो जबरदस्ती उसको वहां से निकालकर यहाँ पे पटक दिया गया है। Natural environment in which the tiger could be his natural essential self has been snatched away from him and has been put behind the bars। अब कहते हैं ये प्राकृतिक वातावरण जिसमें बाघ उसकी स्वाभाविक आवश्यक स्वयं हो सकता था, वही उसे छीन लिया गया है और उसे चिड़ियाघर में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, जहां वह अपने जंगली साथियों से अलग हो गया। अब बाकी कुछ टाइगर तो जंगल में ही रह रहे होंगे ना, लेकिन वो जंगल में नहीं है। वो कहां पे है? वो बेचारा यहाँ पर फंसा हुआ है। चिड़ियाघर में बाघ एक छोटी तंग कटोरी में कैद है या कोठरी में कैद है। यहाँ पर एक छोटा सा सेल है जहां पर वो बेचारा फंसा हुआ है। ही इज बिहाइंड द बार्स। उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो उन बार्स के पीछे, उन सलाखों के पीछे। उसका केज है तो केज की जो सलाखें है, उसकी सलाखों के पीछे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बंधी हुई है। He is alienated from his wild companions। उसको उसके बाकी लोगों से दूर कर दिया गया है। उसे लगता है कि उसको उसके बाकी सारे जो लोग थे, उसके आसपास के जितने भी एनिमल्स थे, उनसे दूर कर दिया गया है। इन द जू द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन अ स्मॉल क्रैम्प्ड सेल। यहाँ पर उसे छोटे से कोठरी में कैद कर दिया गया है और एक दिशा में कुछ ही कदम वो चल सकता है। मतलब मैं आप लोगों को चल के दिखाऊं तो मान लो यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो चलते चलते बस यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो जितनी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, बस मान लो बेचारे के पास इतना ही रास्ता था चलने का, उसी में वो चलता रहता था। मतलब इमेजिन
करो कि तुम्हारी जिंदगी बस इतने ही रास्ते में रुक जाए, तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां से ना निकलना अलाउ किया जाए ना कुछ, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खराब हो जाएगी। चिड़ियाघर में बाघ एक छोटी तंग कोठरी में है और कैद एक दिशा में ही घूमता चलता रहता है। यही वह वन में होता तो बड़े विस्तार से बिना किसी रोक टोक के विचरण करता, वहां वो आराम से चलता, कोई रोकने वाला उसको नहीं था। He would have wandered in the large expanse of the forest without any restraint. वहां पर वो आराम से घूमता, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब वो आगे कहते हैं, इन द जू द टाइगर फील्स स्टिफल्ड, उसको बड़ा ही घुटन महसूस होती है यहाँ पर, ही वो फील्स कि यार यहाँ पर तो मैं बंधा हुआ हूँ, एंड देयरफॉर सप्रेसेस नेचुरल बिहेवियर एज वेल, और उस घुटन के चलते वो अपना जो प्राकृतिक बिहेवियर है उसको भी ध्यान नहीं देता। अब वो कहते हैं बाघ घुटन महसूस करता है और इसीलिए वह अपने प्राकृतिक व्यवहार को भी दबा देता है, क्योंकि वह अन्य प्राणियों का शिकार नहीं कर सकता, लोगों को डराने के लिए दहाड़ और गुर्राहट नहीं कर सकता और जंगल में अन्य जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, तो उसे अपने प्राकृतिक व्यवहार को दबाना सीख लिया है। क्योंकि ना तो वो यहाँ पे लोगों को डरा सकता है, ना ही वो शिकार कर सकता है, ना ही वो घूम सकता है, तो उसने अपने मन को समझा लिया, उसने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया कि यही मेरी जिंदगी है और मुझे ऐसे ही जीनी है। ही कैन नॉट प्रे अपॉन the other creatures, cannot roar, can snarl, ना तो वो चिल्ला सकता है, ना रोर कर सकता है, ना ही लोगों को डरा सकता है। He has learned to suppress his natural behavior, वो सीख गया है अपनी नेचुरल बिहेवियर को कैसे सप्रेस करना है, कैसे दबाना है। Although he is very angry at slavery, यहाँ पर उसे बड़ा गुस्सा आता है कि किस तरीके से वह लोगों की गुलामी कर रहा है, यहाँ पर लोगों के कहने पे जंगलों में रह रहा है ताकि लोग खुश हो सके उसको देखकर। He does not give expression of his anger by raving or thundering, तो वो चिड़ियाघर में ना तो किसी पे गुस्सा करता है, ना वो बड़बड़ाता है, ना वो गरजता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जब इन लोगों ने समझना ही नहीं, इन लोगों ने समझना होता तो शायद ही जू बनाते ही नहीं, चिड़ियाघर बनाते ही नहीं, लेकिन इन्होंने बनाया है, विच मीन्स इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ना ही मुझे इन्हें कुछ बोलना है। द टाइगर इन द जू हैज टू सर्वाइव ऑन फूड प्रोवाइडेड टू हिम इन द केज, और जितना खाना उसको वहां दिया जा रहा है थोड़ा बहुत उसको उसी से काम चलाना है। वही अगर वो जंगल में होता तो वहां पर वो बाकी एनिमल्स के साथ जाता, हंट करता और अपने विक्टिम्स पे कूद पड़ता, जबकि अगर जंगल में वह अन्य जानवरों के साथ तालाब के पानी पीने के लिए जाता और पीड़ितों को वहां पर खा जाता, जिसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल था जिसका नाम है प्लम्प डियर। प्लम्प डियर का मतलब हो गया हट्टा कट्टा डियर, मोटा डियर मान लो, मोटा हिरण, क्योंकि अच्छा खासा खा रखा होगा। ठीक है, इसी के साथ ये पोएम हो जाती है हमारी समाप्त। अब चलेंगे हम लोग हमारी अगली पोएम के साथ। बचता है सॉरी। The tiger has no natural sight to enjoy the zoo except for open star-studded sky. अब उसके पास और कुछ भी नहीं है, वो बस अपने आसमान को देख सकता है। खुले तारों से भरे आकाश को छोड़कर बाघ के पास चिड़ियाघर में आनंद लेने के लिए कोई प्राकृतिक स्थल नहीं है। He has no sound of the world of nature to hear at night. उसके पास कुछ भी रात में ऐसा नहीं है जहां से प्रकृति की कोई प्राकृतिक आवाज सुनाई दे। उसे सिर्फ क्या सुनाई देता है, उसे गश्ती करती हुई गाड़ियां यानी पेट्रोलिंग कार्स की आवाज आती है। Thus the two contrasting सेटिंग्स, ये जो दो अलग अलग विपरीत सेटिंग्स हैं, ये सशक्त रूप से यह संदेश देती हैं कि जंगली जानवरों को उनकी प्राकृतिक आवासों में स्वतंत्र रूप से पनपने और जीवित रहने की अनुमति दे जानी चाहिए। ये कन्वे करता है कैसा मैसेज, एक ऐसा संदेश देता है हमें कि वाइल्ड एनिमल जो हैं उन्हें उनके लिए थ्राइव करना यानी पनपना, उगने बढ़ने दो उन्हें और वहीं पे उन्हें जीने दो उनके नेचुरल हैबिटेट में। उनको किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से आप इंसान को रोकते हो तो इंसान को गुस्सा आता है, वो कम से कम अपना गुस्सा मुंह से व्यक्त कर सकता है। एनिमल्स जो है, जानवर जो है, वो अपने गुस्से को अपने आप से व्यक्त नहीं कर सकते। समझ में आया? आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और अब तो फाइनली हमारी ये पोएम हो गई खत्म और अब हम चल रहे हैं हमारी दूसरी पोएम की तरफ जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसमें बेसिकली बड़ी बढ़िया सी कहानी है, बहुत छोटी सी कुछ इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हम इसमें एक टाइगर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या एनिमल्स होने वाले हैं। इसमें हम एक लायन के बारे में, शेर के बारे में, एक टाइगर के बारे में, बाघ जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक लेपर्ड के बारे में, तेंदुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बियर, भालू के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइना, लक्कड़बग्गा। हम पढ़ेंगे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के बारे में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी में भी बहुत होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कमेलियन या गिरगिट। ठीक है, तो इन एनिमल्स को हम इसमें पढ़ने वाले हैं और ये बड़ी छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है?
ये पोएम इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज इस पोएम में ना जो पोएट है, हमारी जो पोएट है, उन्होंने बड़े ही ह्यूमरस टर्म्स में, बड़े ही मजाकिया तरीके से इस पोएम को बनाया है। और उस मजाकिया तरीके से वो कहते हैं कि तुम्हें पता है, अगर तुम किसी ऐसे एनिमल के पास जाते हो जिसके शरीर पे स्पॉट 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 है, काले और भूरे रंग के स्पॉट हैं, तो वहां से भाग जाना, वरना वो कूद कूद कर तुम्हें मार देगा। और फिर वो कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है तो याद रखना कि जो तुम्हारे ऊपर कूदा वो कौन था, वो एक लेपर्ड था। तो इस तरीके से वो कैसे एनिमल्स हंट करते हैं, उनके हंटिंग पैटर्न को बताते हुए कि कैसे वो एनिमल सामने वाले को हंट करते हैं, वो क्या बताते हैं बेसिकली इसके अंदर, वो उनके हंटिंग पैटर्न को बताते हैं कि कोई भी एनिमल जो है वो किस तरीके से हंट करता है। उस हंटिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करते हुए ये पोएम को बनाया गया है। तो सबसे पहला जानवर हमारे पास है शेर। वो कहते हैं यदि आप संयोग से पूर्व में स्थित देशों में, यानी अगर आप ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि शेर आपको वहीं मिलेगा, अगर आप ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाते हैं, कभी बाय चांस आपको मौका लगता है और वहां के जंगलों में जाते हैं, तो आपको एक भव्य और राजसी जंगली जानवर दिखाई देगा। तो वहां पर आपको एक बिग एंड, राजसी का मतलब हो गया मैजेस्टिक, तो वहां पर आपको एक मैजेस्टिक सा एक राजा जैसा एनिमल दिखाई देगा, क्योंकि शेर को हम जंगल का राजा भी कहते हैं, जंगली जानवर दिखाई देगा। यदि उन्हें घने जंगलों में आपको गहरे पीले रंग की त्वचा वाला, यानी डार्क येलो रंग का अगर कोई एनिमल आपको वहां पर मिलता है, कोई बड़ा और भयानक जानवर दिखाई दे, तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ये एक एशियाई शेर है। तो यानी उसकी अपीयरेंस क्या है, डार्क येलो स्किन है उसकी। तो वो कहते हैं अगर उसकी डार्क येलो स्किन है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आप एक एशियाटिक लायन के आगे खड़े हैं, और भाग जाना वहां से। और यदि वह ऊंचे स्वर में गरजता है, यानी पहली खासियत ये है, और वो कहते हैं अगर वो लाउडली रोर करता है, अगर वो लाउडली रोर करता है और उसे गरजने से तुम मर जाते हो, एंड यू डाई विद हिज रोर, और तुम उसके ऐसे, यार तुम इमेजिन करो तुम टाइगर के सामने खड़े हो, टाइगर तुम पे रोर कर रहा हो, रोर करते भैया ऐसा हार्ट अटैक आ जाएगा, भैया धक धक हो रेला है, बिल्कुल वैसा ही हाल होता है। तो इसी तरह अगर उसे गरजने से तुम मर जाते हो तो तुम एशियाई सिंह की दहाड़ सुन रहे हो। तो कहते हैं तुम मर जाते हो और तुम ऐसा, तो तब तुम्हें पता लग जाएगा कि वो एक शेर था। तो मतलब ये बड़ी फनी सी पोएम है जिसके अंदर वो बड़े सारे फनी एलिमेंट्स डालते हैं एनिमल्स को बताने के लिए कि एनिमल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने हमें एक शेर के बारे में बताया है। फिर ऐसे ही वो हमें एक टाइगर के बारे में बताते हैं, एक बाघ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं यदि आप जंगल में घूम रहे हो और आपको एक नेक जानवर दिखाई दे, ठीक है, आप लोगों को क्या दिखाई दे, एक नेक जानवर। आपको क्या लगता है टाइगर नेक है? ना ना बाबा, टाइगर इज नॉट एट ऑल नेक, वो तो तुम्हें खा जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि आप बंगाल टाइगर से आमने सामने हैं। तो यानी आप किसके सामने हैं? आप बंगाल टाइगर के आमने सामने हैं। इस नेक जानवर की, यहाँ पर ना ये नेक भी आई थिंक ये मैजेस्टिक के लिए ही यूज किया गया है। इस नेक जानवर की पीली खाल पर काली धारियां होती हैं, यानी क्या होती है, इसकी येलो स्किन के बारे में बोला गया है। विद कौन सी स्ट्राइप्स, धारियां कौन सी हैं, उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, विद ब्लैक स्ट्राइप्स। वह इतना तेज है कि जैसे ही आप उसे देखते हैं वह आपको तुरंत खा जाएगा। ही इज वेरी फास्ट, he is a fast and furious की जगह हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे ferocious। वह एक ऐसा एनिमल है कि आप उसे देखेंगे और जब तक आप समझेंगे कि अच्छा ये टाइगर है, उतने में तो बाघ है, उतने में तो आपको खा जाएगा। यह बंगाल टाइगर को अलग करने की एक सरल नियम है कि अगर उसकी येलो स्किन है, उसके ऊपर काली स्ट्राइप्स हैं, और जैसे ही आपने देखा वो आपको खा गया, तो आप समझ जाना कि आप एक टाइगर के पेट में जा चुके हो। ठीक है, ये उन्होंने टाइगर की डिस्क्रिप्शन दी है। फिर वो कहते हैं यदि आप जंगल में इत्मीनान से चल रहे हैं, यानी अगर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग लीजरली, अगर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं और किसी जानवर को देखते हैं तो यह एक तेंदुआ भी तो हो सकता है। अब वो कैसे बताते हैं तेंदुए की खासियत, उसकी खाल काले धब्बों से ढकी हुई है। इसमें एक लाइन लिखते हैं वो लोग, हिज स्किन पेपर्ड विद स्पॉट्स।
उसकी जो स्किन है वो स्पॉट्स से ढकी हुई है। पेपर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पेपर डालना, सॉल्ट डालना, मतलब जैसे हम कुछ ऐसे करते हैं ना, मान लो कि ये उसकी बॉडी है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, मान लो ये उसकी बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर ये जो काले धब्बे ऐसे, जिस तरीके से सॉल्ट और पेपर फैल जाता है वैसे ही इसकी स्किन पे भी कुछ इस तरीके के धब्बे होते हैं। तो अगर ऐसे धब्बे आपको स्किन के ऊपर दिखें तो आप ये समझ जाना कि आप किसके सामने खड़े हो, आप एक लेपर्ड के सामने खड़े हो। उसके शरीर पर काले धब्बे से ढकी हुई है। जैसे ही वह अपने शिकार को देखता है, जैसे ही वो अपने विक्टिम को देखता है, वह उस पर झपट पड़ता है। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ही लीप्स ऑन हिम। लीप्स ऑन हिम, लीप का मतलब होता है जंप करना या झपट्टा मारना। उसके हमला अचानक होता है, he attacks randomly। वो कभी भी तुम पे अचानक से हमला कर सकता है। दर्द से करहाने पर भी उसे बचने का कोई उपाय नहीं है। इवन इफ यू क्राई, अगर तुम रोते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इवन इफ यू क्राई इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि वो तुम्हें खा जाएगा। तुम पे इतना कूदेगा इतना कूदेगा इतना कूदेगा कि तुम कूद के उसके तुम्हारे कूदने से मर जाओगे। इट विल नॉट इफेक्ट हिम, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह आप पर कूदना जारी रखेगा और इससे पहले कि आप समझो कि वह एक तेंदुआ है, वह आपको खा जाएगा और खाकर ही वह आपको मार देगा। ठीक है, समझ में आया? ये थी हमारे लेपर्ड की खासियत। लेपर्ड के बाद हमारे पास आता है हमारा भालू भैया। वैसे तो मुझे भालू बहुत ही क्यूट लगते हैं, बिकॉज भालूज आर बियर्स एंड बियर्स आर वेरी वेरी क्यूट, लेकिन जब ये सब मारे किसी बंदे को तो भैया फिर तो बुरा हाल हो जाता है। यदि आप एक यार्ड के चारों ओर घूम रहे हैं, यानी आप एक रैंडम ऐसे खाली प्लेस में घूम रहे हैं, आप वहां एक प्राणी से मिल सकते हैं। और वो प्राणी कौन है, मतलब आप वहां जाके मिल सकते हैं, तो ऐसे बोलिए जैसे बड़ा मजा आएगा मुझे उससे मिलके। जिस क्षण वह आपको देखता है वह आपको बहुत मुश्किल से गले लगा लेता है, मतलब वो आएगा और वो हक करेगा, अरे बियर हग। देखना वर्ड हम लोग यूज करते हैं बियर हग, और बियर हग का मतलब होता है बड़ी टाइटली हक करना किसी को। और ये बियर हग क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि अगर आपको बियर देखता है ना तो वो आपको बड़ी जोर से गले लगाएगा, और इतनी जोर से गले लगाएगा और इतनी देर तक लगाएगा कि उसे गले लगाने से ही आप मर जाओगे, आपके शरीर का खून का दौरा रुक जाएगा और वहीं वो आपको खत्म कर देगा। तो बियर हग, बड़ी जोर से किसी को हक करना। और बियर हग क्यों आया है ये जो फ्रेज है, इसीलिए क्योंकि अगर आपको बियर मिलता है तो वो आपको पकड़ लेगा और आपको इतनी तेज जकड़ेगा अपने हाथों में जैसे वो आपको हक कर रहा हो, लेकिन ओरिजिनली आपको वो मार रहा है। वह आपको देखता है, वह आपको बहुत मुश्किल से गले लगाता है। यदि वह ऐसा करता है तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि वह एक भालू आपको गले लगा रहा है। यदि आपके मन में कोई संदेह है, फिर भी आपको डाउट है कि भैया नहीं ये कैसे हो सकता है, तो याद रखना ये उसकी हगी आपको मार देगी। तो वह आपको बस एक और कस कर गले लगा लेगा। यह आलिंगन दोस्ताना लग सकता है, लेकिन यह घातक हो सकता है। लग तो रहा है कि इट इज फ्रेंडशिप, इट लुक्स नाइस, इट लुक्स एज इफ इट्स फ्रेंडशिप, ऐसा लगता है कि वो फ्रेंडशिप है, बट इट इज डेडली, या बट इट इज फेटल या डेडली। क्योंकि टाइगर, ये जो बियर है, ये आपको ऐसे हक करेगा, बस करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा, कह रहे भैया बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो तुम्हें मार रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोयम में ना बड़े सारे ऐसे ह्यूमरस पॉइंट्स ले लिए, बड़ा सारा ह्यूमरस टच दे दिया पोयम में, ताकि हमें पोयम करने में मजा आए। अब उसके बाद हमारे पास दो बड़े ही इंटरेस्टिंग से एनिमल्स आते हैं। एक हमारे पास होता है लक्कड़ बग्गा, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइना कहते हैं, और एक हमारे पास होता है क्रोकोडाइल, जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं। अब हम सब लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू। ये बड़ा मगरमच्छ के आंसू रोता है यार। इसका मतलब क्या है, वो इंसान बस फालतू में रोता ही रहता है, और उसको रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो बस क्या करता है, वो मगरमच्छ के आंसू
रोता रहता है। तो ये मगरमच्छ के आंसू फ्रेज कहाँ से आया? मगरमच्छ के आंसू नकली आंसू माने जाते हैं कि जब ऐसा कहते हैं कि हाइना जब किसी को मारता है, लक्कड़बग्गा जब किसी को मारता है, तो वो उसके शक्ल के जो लुक्स होते हैं ना, इट इज एज इफ कि वो हंस रहा है, उसको खुशी हो रही है। और जब ये मगरमच्छ किसी को मारने जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो मगरमच्छ रो रहा है। लेकिन ये दोनों के दोनों नाटक है, ना तो लक्कड़बग्गा हंसता है और ना ही हमारा मगरमच्छ रोता है, वो दोनों नाटक है। एक अनुभवहीन व्यक्ति यानी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी अगर एक एक्सपीरियंस आदमी व्यक्ति के लिए शिकार के जानवरों में अंतर करना आसान काम नहीं है। तो इसे अगर मतलब अगर एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए अनुभवहीन अनएक्सपीरियंस सॉरी तो इसे एक अनएक्सपीरियंस बंदे के लिए उसके शिकारों में जो उसके शिकार करने वाले जो जानवर हैं वाइल्ड एनिमल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना कोई आसान काम नहीं है। वह उन्हें पहचानने में भ्रमित हो जाएगा, वो उन्हें पहचानने में कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसे उन्हीं कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ, मतलब पोएट। हो सकता है कि वे लक्कड़बग्गे और मगरमच्छ में फर्क ना कर पाए। फिर वो बताते हैं लक्कड़बग्गे बड़े ही धोखेबाज होते हैं। दे आर चीटर्स, दे आर डिसीवर्स। वे अपने पीड़ितों पर अजीब मुस्कान के साथ हमला करते हैं, ऐसे खुश होकर आएंगे और आगे तुम्हें खा जाएंगे। और वहीं पे अगर मगरमच्छ है तो वो अपने पीड़ितों पर हमला करने से पहले और उन्हें मारने से पहले रोने का नाटक करता है कि अरे मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मन में इंटेंशन क्या होती है कि अभी ये मेरे हाथ में कोई पॉइंट दे और इसको मैं ऐसा गेम से बाहर कर दूं, साइड कर दूं इसको। बिल्कुल वही इंटेंशन होती है हमारे क्रोकोडाइल की। तो यहाँ पर वो कहते हैं अनएक्सपीरियंस्ड आदमी इन दोनों एनिमल्स को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हाइना लक्कड़बग्गा जब भी शिकार करने जाता है तो वो उस समय अपने विक्टिम को, अपने शिकार को हंसकर देखता है। लेकिन वो हंसी नहीं होती, वो बस उसकी एक चाल होती है दिखाने की कि भैया उसे बड़ी खुशी हो रही है कि वो किसी को खाने वाला है, वो किसी को लूटने वाला है, उसके मांस को लूटने वाला है। और दूसरी तरफ होता है हमारे पास एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो हमारे पास है। और मगरमच्छ का पॉइंट ये है कि जो हमारे मगरमच्छ होते हैं वो पहले रोने का नाटक करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि मान लो वो रो रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली क्या है, वो रो नहीं रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके दिमाग में एक ही प्लान है कि इसको तो मैं खा जाऊंगा। ठीक है, तो ये दो धोखेबाज एनिमल्स की बात की गई है। फिर आती है हमारे पास एक बड़ी ऐसी एनिमल या ऐसी रेप्टाइल जो हमारी जिंदगी में भी बहुत लोग हैं, गिरगिट, रंग बदलने वाले। मौका देखा रंग बदल लिया। तो यहाँ पर एक गिरगिट की बात करते हैं। वह कहते हैं एक सच्चा गिरगिट एक छोटा जानवर है। तो इसे ट्रू गिरगिट इज अ स्मॉल एनिमल, वो एक छोटी सी जानवर होती है। यह छिपकली जैसी दिखती है, हमारे घर में छिपकली होती है, बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, बिल्कुल सेम साइज की। इसके कान नहीं होते, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके कान नहीं है, नो ईयर्स। इसके पंख भी नहीं है, नो विंग्स। और ये हमें छिपकली की प्रजाति में कान भी मिल जाता है, पंख भी मिल जाते हैं। यदि आप एक पेड़ पर केवल इस प्राणी को देखते हैं और किसी अन्य वस्तु को नहीं, तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए कि आप गिरगिट को देख रहे हैं। तो इसे अगर आप मान लो कि आप एक ऐसे पेड़ को देख रहे हो, ब्राउन बनता है यहाँ पे कहीं पे, ये रहा। तो मान लो कि अगर आप, दिख रहा तुम लोगों को, ये नहीं दिख रहा ना, थोड़ा डार्क ब्राउन में लेते हैं। तो मान लो कि अगर आपको कोई पेड़ दिख रहा है और पेड़ पे आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो मान जाओ यहाँ पर कमिलियन जरूर होगी, यानी ये अपने आप को बहुत कमिलियन, तो यहाँ पर एक कैमिलियन जरूर होगी। यानी इसकी एक और खासियत क्या है, इट कैन हाइड इट सेल्फ ईजिली, अपने आप को बहुत आसानी से छुपा सकती है। इट कैन हाइड इट सेल्फ ईजिली, अपने आप को छुपाना इसके लिए बड़ा ही आसान होता है। समझ में आया? बस इस पोएम में कुछ एनिमल्स के बारे में ही बताया गया है। अब आते हैं ऐसे कुछ सवालों के ऊपर। सबसे पहला वो पूछते हैं आपको एशियाटिक लायन कहाँ मिलेगा। तो एज द नेम एशियन लायन सजेस्ट, हमें ये ऑब्वियसली एशिया में मिलेगा, ईस्टर्न कंट्रीज एशिया में मिलने वाला है। एज ईस्टर्न जंगल आर द हैबिटेट्स ऑफ
एशियन लायन, क्योंकि ईस्टर्न जंगल ही है जहाँ पर एशियन लायन रहते हैं, तो इसीलिए वो अगर इन फॉरेस्ट की ट्रिप्स पे जाएगा तो उसको मिल जाएंगे। जैसे ही एशियन लायन नाम से पता चलता है कि वह विश्व में पूर्वी देश के जंगली जंगलों में पाया जाता है, जैसे कि पूर्व जंगल एशियाई शेरों का निवास स्थान है। इन जंगलों में की यात्रा के दौरान अब किसी को भी सामने आने की संभावना है, तो ये एशियाटिक लायन जो होते हैं वे आपको एशिया के जंगलों में आसानी से मिल जाएंगे। वो कहते हैं बंगाल टाइगर की इमेज कैसे पोर्ट्रे की गई है पोएम के अंदर, और वो कैसे डिफरेंट है। बंगाल टाइगर जो है उसे स्टेटली, उसे राजसी जंगली जानवर बोला गया है कि भैया वो बड़ा ही राजसी सा है, बड़ा ही मैजेस्टिक सा जानवर है। He is a wild beast who has yellow skin with black strips on it. उसकी पीली त्वचा के ऊपर काली धारियां हैं, और वो ऐसा है कि वो एक नेक सा जानवर है, और जैसे ही आप उसको देखोगे आप समझ पाओगे कि एक टाइगर है, उससे पहले ही वो आप पे झपट्टा मार के आपका शिकार कर जाएगा। अब कहते हैं पोएट बियर के बिहेवियर को कैसे बताते हैं। एक डिस्टिंक्टिव यानी एक कवि के अनुसार भालू के व्यवहार की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वह अपने शिकार को कसकर पकड़ लेता है ताकि वह उसे डरा सके या उसका दम घोटकर उसको मार सके, ठीक है, ताकि वो उसका दम घोट दे, उसको चोक कर दे या उसको मार दे। बियर जो है वो इसको जो पकड़ना है ना, जकड़ना, उसी को हग बोला गया है, और बियर जो है वो कॉन्टिन्यूसली हग करता है अपने विक्टिम को बार 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 बार, तब तक उसका थ्रेट न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, जब तक उसका खतरा उसके लिए बेअसर नहीं हो जाता, विच मीन्स जब तक वो आदमी मर नहीं जाता। ये मैनर जो है ये बड़ा ही अजीब सा तरीका है बियर हग का। वो कहते हैं ये शिकार को गले लगाना इस तरीके का अजीब और भद्दा है कि इसे हम भालू गले लगाने की अभिव्यक्ति देते हैं, इसे हम बियर हग बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली बियर हग का मतलब होता है किसी को बड़ी जोर से जकड़ लेना। लेकिन इसका असली लॉजिक क्या आता है, बियर हग ओरिजिनल, अगर बियर तुम्हें हग कर रहा है विच मीन्स वो तुम्हारी जान ले रहा है, वो तुम्हें तब तक जकड़ के रखेगा जब तक तुम मर नहीं जाते, और उसके बाद तुम्हारे को काट पीट के खा जाएगा। समझ में आया। अब वो कहते हैं हाइना और क्रोकोडाइल कैसे एक दूसरे से अलग हैं। एक लक्कड़बग्गा और एक मगरमच्छ एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। एक हाइना एंड क्रोकोडाइल जो है वो दोनों बीस्ट ऑफ प्रे हैं, यानी वो कैसे हैं, वो जंगली जानवर हैं, वो शिकार को के जानवर हैं, लेकिन वे अलग अलग रूप और उनकी आदतें हैं, लेकिन उनके जो बिहेवियर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। हाइना अपीयर्स टू बी स्माइलिंग व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे। हाइना यानी लक्कड़बग्गा जो है जब वो अपने प्रे को, शिकार को खा रहा होता है, उस समय उसके चेहरे पे एक हंसी होती है। अगर हम क्रोकोडाइल को देखें, मगरमच्छ को देखें, तो वो वीप करता है, यानी वो क्राई करता है, वो ऐसा दिखाता है जैसे वो रो रहा है अपने विक्टिम को खाते हुए, कि मन में तो उसको बड़ा बुरा लग रहा है लेकिन क्या करे, जीना है तो खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मन में वो एंजॉय कर रहा होता है लेकिन शक्ल पे कुछ और दिखाता है। द स्माइल ऑफ हाइना और टीयर्स ऑफ क्रोकोडाइल जो है वे दोनों से डिफरेंट हैं, और वही से हमें पता लगता है कि अगर तुम्हें कोई एनिमल मारता हुआ और हंसता हुआ दिखता है तो वो हाइना, और मारता हुआ और रोता हुआ दिखता है तो वो क्रोकोडाइल। एक लक्कड़बग्गा और मगरमच्छ दोनों शिकार करने वाले जानवर हैं, और उनकी अलग अलग रूप और आदतें भी हैं। एक लक्कड़बग्गा अपने शिकार को खाते समय मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, जबकि एक मगरमच्छ को अपने शिकार को निगलते समय रोने और आंसू बहाने की आदत होती है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब नौटंकी है, ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ भी वो सच में नहीं करता है, सब नौटंकी है। लक्कड़बग्गे की मुस्कान और मगरमच्छ के आंसू उन्हें एक दूसरे और जंगल के अन्य जानवरों से अलग करते हैं। यही उन दोनों की अलग अलग पहचान है, एक खाते हुए रोएगा और एक खाते हुए हंसेगा, पर दोनों झूठे हैं। अब वो कहते हैं अगर ट्री पे किसी को कुछ नहीं दिखता तो कैसे वो पहचान सकता है कि वहां पर कैमिलियन है। एक कैमिलियन जो होती है उसके पास एबिलिटी होती है अपने आप को कैमोफ्लेज करने की, या कवर करने की, अपने आप को हाइड करने की, अपने आप को छुपाने की, कि वो अपने आप को छुपा सकती है कोई और रंग धारण करके, अपने कलर को बदल के, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से वो अपने कलर को बना लेती है। गिरगिट में छाल वर्ण की क्षमता होती है, छाल वर्ण यानी अपने कलर को बदलने की क्षमता होती है, और वो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी हालात में मोल्ड कर सकती है, अपने कलर को बदल सकती है, क्योंकि यह अपने परिवेश के रंग के अनुसार अपना रंग बदल सकती है। अपनी एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से वो अपने शरीर का रंग बदलेगी। वाइल पर्च्ड ऑन अ ट्री, जब वो पेड़ पर बैठी होती है वह पेड़ के रंग के साथ खुद पर पूरी तरह मिश्रित कर खुद को छुपा लेती है। वो अपने आप को उस कलर में घुमा के अपने आप को छुपा लेती है, और आपको पता भी नहीं लगता कि पेड़ के ऊपर एक कैमिलियन बैठी हुई है, वहां पर कोई कैमिलियन अभी प्रेजेंट है। समझ में आया? यहां तक भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, और जनरली इस पोएम में से ना लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा हैं। क्या है चांसेस?
ज़्यादा हैं। मान लो कुछ 50 से 60% चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, और जहाँ तक आएगा यही सवाल आएगा। राइट अ नोट ऑन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर। पोएट में ऐसा हास्य तत्व क्या था उसको बताते हुए वर्णन कीजिए। अब बताते हैं द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दोनों इंफॉर्मेटिव और ह्यूमरस भी है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है एनिमल्स के रिगार्डिंग, और हमारे लिए ये हंसी मजाक वाली पोएम भी है, इसमें हास्य तत्व भी है। द पोएट इज काउच्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन द मोल्ड ऑफ विट एंड ह्यूमर। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी उन्होंने रियल डिस्क्रिप्शन बताई है। किसकी? उन्होंने रियल डिस्क्रिप्शन बताई है इन एनिमल्स की, लेकिन एक बड़े ही मजाकिया तरीके से। कैसे बताई है? बड़े ही मजाकिया तरीके से। जंगली जानवरों को कैसे बताएं? कविता ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ हास्यप्रद भी है। तथ्यात्मक वर्णन को कवि ने हास्य के सांचे में पिरोया है। उन्होंने उसको इस तरीके से दिखाया है जिसके अंदर वो फन और लाफ्टर भी डाल सके। ह्यूमर हैज बीन क्रिएटेड थ्रू बोथ द डिस्क्रिप्शन एंड लैंग्वेज। और जो ह्यूमर है, जो मजाक है, उन्होंने हास्य तत्व जो है वो उन्होंने कैसे क्रिएट किया है? उन्होंने इन्फॉर्मेशन, जो एनिमल्स जिस तरीके से बताए गए हैं और जिस तरीके से लिखे गए हैं, दोनों से पता लगता है। क्योंकि ना तो हम एशियन लायन को देखकर हंसेंगे और ना ही हम टाइगर को देखकर हंसेंगे, लेकिन दोनों को दिखाया ऐसे कि हमें हंसी आ जाए। इवन द पोएट्स कॉशन टू द रीडर्स अगेंस्ट द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल हैज बीन मेड थ्रू ह्यूमर स्टेटमेंट्स। उन्होंने बोला कि अगर आपको इस एनिमल से बच के रहना है, उसकी जो वार्निंग है वो भी उन्होंने बड़े ही मजाकिया तरीके से दी है। अब वो कहते हैं यहां तक कि जंगली जानवरों को खतरों के प्रति कवि ने चेतावनी भी बड़े हास्यपूर्ण बयानों में माध्यम से पाठकों को दी गई है। एशियाई शेर और बंगाल टाइगर के वर्णन बहुत ही रोचक है, क्योंकि दोनों ही मामलों में इन जंगली जानवरों को पहचान करने का तरीका दिलचस्प है। एक जिसके लंबे लंबे बाल हो और एक जिसको तुम देखोगे तो उस समय तुम्हें पहले ही खा जाएगा वो। इसे जानने के लिए यह दहाड़ते हुए एशियाई शेर के सामने करना पड़ता है। तो इसे अगर तुम्हें पहचानना है कि वो शेर है तो जाओ उसको दहाड़ते हुए देखो, उसके सामने खड़े हो जाओ, इससे पहचाने में वे सक्षम हो जाएंगे। और बंगाल टाइगर का शिकार बनना पड़ता है। और अगर तुम्हें पहचानना है कि बंगाल टाइगर कौन सा है तो जाओ और एक बार उसका शिकार बनकर आओ। जो डिस्क्रिप्शन है एशियन लायन की और बंगाल टाइगर की, वो भी मजाक से भरी हुई है, हास्यपूर्ण है, बिकॉज दोनों केसेस में इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनका शिकार होना ही पड़ेगा। हमें इनका प्रे यानी हमें इनका शिकार होना ही पड़ेगा। तो कोई एनिमल, हम इतने गधे थोड़े हैं कि अगर हमें एनिमल को पहचानना है तो हम उसका शिकार बने, हम इतने मेंटल नहीं है। सिमिलरली अगर आपको एक बियर को रिकॉग्नाइज करना है, भालू को पहचानना है, तो आपको बहुत टाइटली हक करवाना पड़ेगा अपने आप को। उससे पर पता है कि हक कराओगे तो मार ही देगा तुम्हें। द स्माइलिंग फेस ऑफ हाइना यानी लक्कड़ बग्गा, वो वीपिंग फेस ऑफ द क्रोकोडाइल से कंपेयर किया गया है, जिससे हमें हंसी आती है कि मतलब वाह यार, मगरमच्छ हंस रहा है और हाइना, मगरमच्छ रो रहा है और हाइना हंस रहा है। एक भालू को पहचानने का तरीका उसके द्वारा कसकर गले लगाना है। लक्कड़ बग्गे को मुस्कुराते चेहरे की तुलना मगरमच्छ के रोते हुए चेहरे से इस तरह की जाती है कि हंसी को उकसाता है, ऐसा लगता है कि मानो हम लोग हंस रहे हैं। द पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, पैराडॉक्सिकल बेसिकली वो होता है जो होता है वो दिखता नहीं है, कैटेगरी वाले सेंटेंसेस। तो वो कहते हैं गिरगिट के बारे में विरोधाभासी कथन की जब पेड़ पर कुछ नहीं होता तो गिरगिट बुद्धि से भरा होता है। तो वहां पर वो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी वो है, जो क्या कहते हैं उसको, कैमिलियन है, वहां पर वो बैठा होता है। फॉर द बीस्ट हैज द एबिलिटी टू कैमोफ्लेज एंड ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स, वो अपने आप को छुपा सकता है किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके अंदर एक छलावरण की शक्ति होती है और वह अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने की क्षमता रखता है। कवि ने कहीं कहीं हास्य की भाषा का भी प्रयोग किया है। उन्होंने किसी किसी पॉइंट पे ह्यूमर और डाला है पोएम के अंदर, जिसमें वो कहते हैं द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इन सम प्लेसेस इज रिप्लीट विद ह्यूमर, भर रखी है हंसी से। द पोएट हैज यूज्ड द पोएटिक लाइसेंस टू मेक द लैंग्वेज इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल उन लोगों ने लीप को लैप बोला है, क्योंकि लैप जो है ना वो तुम पे लैप करेगा और लैप कौन करेगा? लेपर्ड करेगा। तो वहां पर ये जो लैप वर्ड का भी रेपिटेशन है ना, वो लेपर्ड वर्ड को दिखाने के लिए बनाया है। फाइनल में वो बियर के लिए कहते हैं कि बियर तुम्हें हक करेगा, ही विल कैरास यू। कैरास का मतलब होता है हक करना, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पर वो तुम्हें कैरास करना हग नहीं है, वो इस तरीके से कि वो तुम्हें मार देगा। तो पोएट ने फैक्चुअल बातें बड़े ही मजाकिया तरीके से हमें बताई हैं और ये बड़ी ही अच्छी पोएम है जिसमें हमने सीरियस और नॉन सीरियस एलिमेंट्स को डाला है।
वो कहते हैं भाषा को रोचक बनाने के लिए कवि ने काव्यात्मक अनुज्ञप्ति का भी प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए शब्द लीप और लेप लिखा जाता है और लीप शब्द लेप्ट लिखा जाता है ताकि वे तेंदुए के पहले शब्द की तरह लगे। लेप लेप, उन्होंने लीप को लेप लिखा है, तो लीप लेप लीप लेप, और ये लेप कहाँ से आता है? ये लेपर्ड से आता है। पानी पी लूं एक सेकेंड, because I am not really well today, so just let me have a bit of water, then we'll start. वो कहते हैं अलिंगनित शिकार पर भालू के अंतिम घातक आघात को विनोदी और विडंबना रूप से दुलार कहा गया है। वो कहाँ से दुलार है भैया, वो तो तुम्हें मार रहा है। इस प्रकार कवि ने अत्यंत हास्यपूर्ण ढंग से तथ्यात्मक कथन किया है, गंभीर और गैर गंभीर को एक सुंदर संश्लेषण दिया है, जहाँ पर उनका सिंथेसिस, उनको मिलाया बड़े अच्छे तरीके से है। सीरियस बात और अनसीरियस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पोयम में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक हमारी दूसरी पोयम भी सबको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी पोयम के ऊपर। और तुम लोगों को कुछ इमेज में दिख ही नहीं रहा वो क्यों नहीं दिख रहा? ये ध्यान से अगर तुम लोग इमेज को पॉज करके देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये तो फॉग है। फॉग है यानी ये तो धुंध है। अब धुंध में जिस तरीके से हमें दिखना बंद हो जाता है, वैसे तुम्हें बेचारी इमेज भी दिखनी बंद हो गई, बट ओरिजिनली ये इमेज जब आप लोग अपने नोट्स डाउनलोड करेंगे ना, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक पेड़ की इमेज है जो धुंध में छुपी हुई है। तो फॉग में भी यही होता है ना, हमें दिखना बंद हो जाता है बिल्कुल। तो वही आज हम लोग एक पोयम पढ़ने वाले हैं जिसमें हमने किसको कंपेयर करना है? फॉग को। हम फॉग को कंपेयर करेंगे कैट से, एक बिल्ली से। समझ में आया? अब ये जो हमारी पोयम है ना, वो बड़ी ही सुंदर सी पोयम है, बड़ी धुंध और कोहरे से रिलेटेड एक बड़ी ही प्यारी सी पोयम है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो धुंध होती है वो एक शहर में आती है। अब रात धुंध आती है, अब सर्दी का मौसम है, हम सबके घरों में धुंध आती है, शहरों में धुंध आई रही है। मेरे बाल। अब जब धुंध आती है हमारे घरों में तो कैसे आती है? आप लोग अपने घर में बैठे हो, बाहर का मौसम बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद जाकर देखोगे तो यू विल रियलाइज कि अरे वाह यार, सब कवर हो गया है, तो बिल्कुल धुंध धुंध हो गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ विजिबिलिटी नहीं है, सब कुछ ही अनक्लियर है। धुंध से क्या होता है? हमारी देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, हमें कुछ नहीं दिखता। और यहाँ पर भी वो उसी चीज को हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर भी वो उसी चीज को दिखाते हैं कि धुंध के आने से, धुंध कैसे आती है। जैसे बिल्ली आती है ना धीरे से, पता नहीं लगता कब आई कब चली गई, वैसे ही धुंध आती है, हमें दिखती नहीं है, हमें पता नहीं लगता कि धुंध कब आई और धुंध कब चली गई, कब धुंध आई और कब वहां से चली गई। ये पोयम जो है कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। कार्ल सैंडबर्ग ने इस पोयम को लिखा है। वो कहते हैं फॉग सारांश एक कविता का सारांश है, जो मतलब बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ल सैंडबर्ग की रुचि को दर्शाता है, ये उनके इंटरेस्ट को दिखाता है। किस चीज के इंटरेस्ट को दिखाता है? ये इंटरेस्ट दिखाएगा उनका फॉग के अंदर, नेचर की ब्यूटी के अंदर, जिसको वो एक फॉग के थ्रू, जिसको वो एक बिल्ली के नाम से दर्शाएंगे। यह उस क्षण की खूबसूरती को कैद करता है जब कोहरा आता है और चला जाता है। कोहरा कब आया, कोहरा कब चला गया? होता है ना, सुबह सुबह कोहरा होता है और दोपहर आते आते वो कोहरा छट जाता है, हट जाता है और धूप से निकल आती है। तो वो उसी एटमॉस्फेयर को, ये 6 लाइनों की पोयम है लेकिन बड़ी सुंदर तरीके से दर्शाई गई है, जिसमें वो बताते हैं कि कोहरा किस तरीके से बिन बुलाए धीरे धीरे आता है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, जैसे बिल्ली आती है बिना बताए, बैठती है और अपनी ही थोड़ी देर के अंदर, जिस तरीके से बिल्ली इधर उधर देखती है, वैसे ही कोहरा भी हर जगह फैल जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे वो आया वैसे ही वो चला भी गया। यह उस क्षण की खूबसूरती को कैद करता है जो कोहरा आता है और चला जाता है। वह रूपक बिल्ली के माध्यम से जीवन का एक शक्तिशाली छवि प्रस्तुत करते हैं। वह यहाँ पर उसको मेटाफोर लगा देते हैं, यानी कंपेयर करते हैं फॉग को बिल्ली से, कैट से, और उसके माध्यम से, उसके थ्रू वो हमें जीवन की एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। इसका अर्थ शिकागो शहर में, अब जनरली फॉग कहाँ होती है? खुले मैदानों में, लेकिन यहाँ पर वो कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर ये फॉग की बात कर रहे हैं शिकागो सिटी के अंदर में कोहरे पर केंद्रित है।
कवि कोहरे की तुलना बिल्ली से करता है क्योंकि बिल्ली भी कोमल पंजे के साथ आती है और अपने आगमन को कोई संकेत नहीं देती, पता भी नहीं लगता घर में बिल्ली और कब आती है निकल जाती है। वैसे ही कोहरा कब आता है कब चला जाता है हमें नहीं पता लगता। कोहरे के मामले में भी ऐसा ही होता है क्योंकि वह ठीक इसी तरह आता है और इसी तरीके से जैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह बिल्ली आती है और चली जाती है, वैसे ही बिन बुलाए मेहमान की तरह कोहरा आता है और टाटा बाय बाय हो जाता है। कवि कोहरे के बारे में कहते हैं कि जो आम तौर पर सर्दियों के मौसम में देखा जाता है और ये बिल्ली की तरह शहर और बंदरगाह की ओर आ रहा है। अब यहाँ पर ये शहर यानी ये सिटी और कहाँ जा रहा है, ये इनके बंदरगाह यानी इनके हार्बर की तरफ जा रहा है। ये हार्बर क्या होता है, हार्बर होता है मान लो बच्चों जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे पानी है बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे पानी है, ये कलर लेते हैं, तुम्हारे यहाँ पानी है और यहाँ पर ना एक पूरा डॉकयार्ड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, डॉकयार्ड बनाया हुआ है, बंदरगाह बनाया हुआ है जहाँ पर सारी के सारी शिप्स आकर रुकती हैं और पीछे यहाँ सिटीज है, ये बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। सुंदर से ड्राइंग कर लिया, थोड़ा सा ड्राइंग होती है ना तो पढ़ने में मजा आता है। तो उसने बोला कि यहाँ पानी और पानी के साइड में छोटा सा डॉकयार्ड ये बंदरगाह, और यहाँ पर अब मौसम में धीरे धीरे क्या आ रही है, यहाँ मौसम में धीरे धीरे आ रही है हमारी, ओए होए, यहाँ मौसम में धीरे धीरे आ रही है हमारी धुंध। क्या आ रही है, यहाँ पर धीरे धीरे आ रही है फॉग, और ये फॉग बढ़ के अब जा रही है शहर की तरफ। ये कहाँ जा रही है, ये फॉग जा रही है अब हमारे शहर की तरफ। अगला कवि कहता है कि कोहरे में शहर और बंदरगाह पूरी तरीके से ढक लिया है। अब ये कोहरे ने इनके बंदरगाह को और पूरे शहर को ढक लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्ली अपने पैरों को मोड़कर चारों ओर देख रही है। और इसको वो कंपेयर करते हैं बिल्ली के बैठने से। जिस तरीके से बिल्ली बैठती है तो वो ना ऐसे अपने दो पंजे ऐसे आगे करके ना ऐसे बैठ जाती है और यहाँ देखती है, फिर यहाँ देखती है, फिर यहाँ देखती है, फिर यहाँ देखती है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कोहरे ने पूरे शहर को कवर कर लिया है और वो कोहरा पूरे शहर को कवर करके बैठा है जिस तरीके से एक बिल्ली बैठती है, हमारा शहर भी तो कवर करेंगे। ओए होए, ये नहीं था, ये था, मेरा शहर भी तो कवर हो गया कोहरे से। तो मेरा सब कुछ जो है वो यहाँ पे कोहरे से कवर हो गया है, मेरा शहर, मेरे डॉकयार्ड, मेरे लोग बेचारे। तो वो सब बताते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह पूरे तरीके से ढक चुका है। जैसे बिल्ली ऐसे बैठ जाती है, पूरा ऐसे पूरा कवर कर लेती है अपने आप को, वैसे ही कोहरे ने भी पूरे शहर को कवर कर लिया है। कवि ने कोहरे के मौन और अप्रत्याशित प्रस्थान का भी वर्णन किया है। वो कहते हैं बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भैया कोहरा है, एंड अननोन एग्जिट, और कब आया और कब वो वहां से चला गया, जैसे कब बिल्ली आई, कब बैठी और कब वहां से चली गई, जैसे वो किसी को पता नहीं लगता, वैसे ही कोहरा कब आया और कोहरा कब चला गया ये भी हमें कभी भी पता नहीं लगता। समझ में आया? ये बहुत छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है जहाँ पे से क्वेश्चन वो सिंपली तुम्हें जो बता रही हूँ उनमें से आ सकते हैं, और देख लेंगे एक आधे क्वेश्चन जब यू विल गेट द प्रैक्टिस शीट, उसमें भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है हमारे पास कि यहाँ पर कोहरा आता है, वो एक बिल्ली से उसकी तुलना की गई है। जिस तरीके से बिल्ली अपने छुपते हुए आती है और छुपते हुए चली जाती है, वैसे कोहरा कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता। और कोहरा जब शहर में बैठता है यानी रुकता है, वो उस तरीके से प्रतीत होता है जैसे एक बिल्ली अपने पंजों को ऐसे करके चौकन्ना बैठी होती है और इधर 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 उधर देख रही होती है, और जिस तरीके से अपनी जगह को मजबूत करके अपने पंजे बना के बैठती है। अब कहते हैं सैंडबर्ग ने फॉग को किससे कंपेयर किया और क्यों? जो पोएट है उन्होंने एक रिजेम्बलेंस बनाई है, यानी उन्होंने बिल्ली और कोहरे में के बीच एक उल्लेखनीय समानता पाई है। जस्ट एज द कैट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स क्वाइटली, जैसे बिल्ली दिखाई देती है और चुपचाप गायब हो जाती है, वैसे ही फॉग आती है बिना किसी आवाज के और छुपते हुए आती है और छुपते हुए ही चली जाती है। ना किसी को पता लगता है कि कब फॉग आई और कब थोड़ी देर तुम बाहर गए तुमने देखा कि कोहरा छट गया, कोई आवाज नहीं आई कोहरा जाने की, और ना ही कोहरा बनने की कोई आवाज आई, जैसे बिल्ली के आने की और बिल्ली के जाने की आवाज नहीं आती है। हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आती है? फॉग कम्स क्वाइटली एंड स्टेल्थीली, वो छुप के आती है चुपचाप
एकदम चुप और छुपके से, बिना किसी को बताए। इट कम्स एब्सोल्युटली अननोटिस्ड, वो बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं जाता कि कब कोहरा छा गया, और वह नीरव रूप से प्रकट हो जाती है। एकदम छुपते छुपाते आती है और छुपते छुपाते ही नॉइजलेसली, शांति से रहती है। इट्स क्रीपी, सडन एंड स्टेल्थ एंड स्विफ्ट एंड स्नीकी मूवमेंट्स आर कंपेयर टू दोज ऑफ अ कैट। इसकी खौफनाक, डराने से, ऐसे थोड़ा सा लगता है ना कि कोहरा है, कुछ हो नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, एक्सीडेंट हो जाते हैं कोहरे के अंदर, तो वो उसकी खौफनाक पार्ट के बारे में बात की जाती है। वैसे ही अगर तुम्हें पंजा लग जाए कैट का तो हो गया काम, रेबीज के इंजेक्शन लगवाओ। जैसे वो अचानक से आती है, चोरी छिपे आती है, और डरपोक हरकतों की तुलना बिल्ली से की जाती है। और जिस तरीके से वो आती है और बिना किसी को बताया आएगी, बिना किसी को बताया जाएगी, जिस तरीके से बिल्ली डर जाती है किसी को भी देखकर और भाग जाती है, वैसे कोहरा भी ज्यादा देर का मेहमान नहीं होता, थोड़ी देर दिखता है फिर गायब हो जाता है। कोहरे के आने पर कोई पूर्व चेतावनी या संकेत नहीं है, उसके आने की कोई भी प्रायर वार्निंग, उसके आने की पहले पूर्व चेतावनी या कोई भी उसका संकेत, इंडिकेशन नहीं है कि फॉग कब आई और फॉग कब चली गई। अब यहाँ पे फॉग को पोएट ने बोला कि वो एक लिविंग बीइंग से कंपेयर किया गया है। फॉग जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो नेचर के लॉस से होता है, एंड इज इनएनिमेट। कोहरा एक प्राकृतिक घटना है जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार होती है, और यह निर्जीव होती है। ऑब्वियसली वो जिंदा नहीं है, इट इज इनएनिमेट विच मीन्स इट इज नॉन लिविंग, वो जिंदा नहीं है। It is the poet's imagination to present it as living being, which he does by comparing it to a cat. तो यहाँ पर उसने एक बड़ा अच्छा ही poetic device यूज किया है जो है personification। personification क्या होता है बच्चों? personification होता है जब आप किसी को भी इंसान की हैबिट दे दे, क्वालिटीज दे दे। अब जैसे इंसान जीता है ना, जैसे इंसान जी रहा है तो इंसान की क्वालिटी किसको दी जा रही है यहाँ पर? फॉग को। कैसे? कैट के माध्यम से। द पोएट यूजेस द वर्ड कम्स एंड सिट्स एंड मूव, आना, बैठना, चलना, ये सब फॉग को दिखाने के लिए यूज किया गया है। अब ये सब चीजें इंसान ही कर सकता है ना, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इट कम्स स्टेल्थली लाइक अ कैट, ये छुपते छुपाते आती है, जैसे बिल्ली आती है, सिटी के ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठती है और फिर थोड़ी देर में जिस तरीके से कैट अपने आसपास की सराउंडिंग देखती है, रुकती है, वहां पे मुआयना करती है और वहां से चली जाती है, और ये भी उसी तरीके से आएगी, बैठेगी, चली जाएगी। उसे जीवित प्राणी के रूप से प्रस्तुत करना कवि की कल्पना है जो बिल्ली से तुलना करके करता है। कवि कोहरे के जीवित प्राणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आता है, बैठता है और चलता है जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। यह एक बिल्ली की तरह छुपके से आती है, शहर और बंदरगाह पर बैठती है और जैसे बिल्ली चारों ओर देखती है और फिर पीछे हट जाती है, जैसे एक बिल्ली चुपचाप चली जाती है, वैसे ही ये कोहरा भी आता है, देखता है और वहां से फिर छट जाता है, वहां से हट जाता है। समझ में आया? अब वो कहते हैं डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? 3 थिंग्स बताओ कि फॉग कैट जैसी है, या हमने खुद ही कंपैरिजन बना लिया। वो कहते हैं नहीं, पोएट ने डायरेक्टली नहीं बोला कि फॉग बिल्ली जैसी है, उसने कहीं पे भी नहीं बोला। उसने 2 मेटाफोरिकल मैनर्स में, यानी 2 उसने ऐसे कंपैरिजन यूज करे हैं फॉग को बताने के लिए। एक तो उसने बोला लिटिल कैट फीट, एक तो उसने यूज किया था पोएम में कि वो उसकी लिटिल कैट फीट है। नहीं, कवि ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि कोहरा बिल्ली की तरह है, वह दोनों की तुलना लाक्षणिक तरीके से करता है, यानी उन्हें इनडायरेक्टली कंपेयर करता है। वह कहते हैं कि कोहरा अपने लिटिल कैट फीट पर आता है, जिस तरीके से कैट दबे पांव आती है वैसे ही कोहरा भी दबे पांव आता है। दबे पांव लिख सकते हो आप लोग। द फॉग एंड द कैट आर सिमिलर इन देयर मूवमेंट एंड बिहेवियर, और जो बिल्ली और जो फॉग है वो दोनों अपने बिहेवियर में भी सेम है। द फॉग डिसेंड्स ऑन अ सिटी सडनली, स्टेल्थीली एंड साइलेंटली, जैसे कैट आती है सम प्लेस विदाउट एनी वार्निंग, ये भी छुपते छुपाते तरीके से आती है जैसे बिल्ली आती है। फॉग सेटल डाउन ऑन सम प्लेस एंड स्टेयर्स देयर फॉर सम टाइम, जैसे कैट थोड़ी देर अपने किसी जगह पे बैठ के अपने आसपास देखती है, चुपचाप मुआयना करती है फिर चली जाती है। अगेन द फॉग डिसअपियर्स साइलेंटली एंड imperceptibly just as the cat leaves a place to go to another place, जिस तरीके से कोहरा आता है, थोड़ी देर बैठता है और फिर अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है, वैसे बिल्ली भी करती है।
कोरा और बिल्ली की चाल और व्यवहार एक जैसे होते हैं। एक शहर पर कोरा अचानक छुपके से और चुपचाप उतरता है, जैसे बिल्ली बिना किसी चेतावनी के किसी स्थान पर आ जाती है। कोरा किसी स्थान पर बैठ जाता है और कुछ समय के लिए वहां ठहर जाता है, जैसे बिल्ली अपने कूल्हे पर मतलब अपने बैग के ऊपर बैठती है, थोड़ी देर के लिए अपने आसपास को देखती है। फिर कोरा चुपचाप और अगोचर रूप से वैसे ही गायब हो जाता है, जैसे एक बिल्ली दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक जगह छोड़कर दूसरे की ओर निकल पड़ती है। समझ में आया? अब आइए देखते हैं इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद हमारे आज का सेशन का होगा एंड। वो कहते हैं हाउ इज द पोएम फॉग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफॉर। इसमें किस प्रकार से विस्तारित रूपक का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर ये तुलना किससे की गई है? ये छोटी 6 लाइन्ड पोएम है, बस ये 6 लाइन्स की एक सुंदर सी पोएम है फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है एक्सटेंडेड मेटाफॉर का, जिसके अंदर आपने इनडायरेक्टली क्या किया है, आपने कंपेयर किया है एक फॉग को, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है आपने एक फॉग, एक का नहीं, आपने फॉग का एक बिल्ली से। किससे किया है? आपने ऐसा कंपैरिजन किया है बिल्ली से। समझ में आया? द पोएट नरेट्स द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द फॉग ऑन द हार्बर एंड द सिटी। वो बताते हैं कि किस तरीके से फॉग सिटी के ऊपर आती है और किस तरीके से चली जाती है। द थॉरो कंपैरिजन इन द मेटाफोरिकल वे to the movements of the cat. The fog comes down quietly like a cat moving on its little padded feet without making any noise. The fog shrouds the harbor. यानी shrouds माने कवर, वो आता है और उसके एरिया को कवर करके ले जाता है पूरा। The city is referred as Chicago here and the harbor है वो शिकागो हार्बर की बात की गई है। ये पोएट जो है कार्ल सैंडबर्ग एक छोटी 6 पंक्ति वाली कविता फॉग को विस्तारित रूपक का एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं। कवि बंदरगाह और शहर पर कोहरे के आगमन और प्रस्थान का वर्णन करते हैं। बिल्ली के आंदोलनों के लिए वह लाक्षणिक तरीके से तुलना का माध्यम यूज करते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं उनका। कोहरा चुपचाप नीचे आता है, जैसे बिल्ली अपने नन्हे नन्हे गद्देदार पैरों से बिना शोर करे चलती है, वैसे साइलेंटली चलती है। हमने टाइगर का पढ़ा था, तो बिल्ली भी, टाइगर जो है वो भी बिल्ली की ही प्रजाति है। जैसे बिल्ली अपने नन्हे नन्हे गद्देदार पैरों पर बिना शोर किए चलती है, कोरा बंदरगाह और शहर को ढक लेता है। शहर को यहाँ पे शिकागो, शहर का नाम हिकागो नहीं है, शिकागो है। तो यहाँ पर शिकागो और यहाँ पर भी शिकागो, जिस तरीके से यहाँ शिकागो शहर की बात की जाती है और बंदरगाह शिकागो हार्बर है। कवि ने वास्तव में ग्रांड पार्क के पास के पार्क के समय कोहरा देखा था। अब वो बताते हैं जब वो एक्चुअली उन्होंने कहाँ देखा था, ग्रांड पार्क जब वो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने कोहरे को देखा और उनके दिमाग में आया कि यार ये तो बिल्ली जैसी दिखती है कोहरा एकदम। The fog lingers on for some time as if looking at the city and harbor, just as the cat sits on the haunches looking around. थोड़ी देर के लिए वो कोहरा वहाँ पर रहता है, जैसे बिल्ली बैठ जाती है। After some time वो fog चली जाती है, जैसे कैट चली जाती है। ये होल पोएम जो है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफॉर है और जिसमें मूवमेंट ऑफ फॉग और मूवमेंट ऑफ कैट को ही कंपेयर किया गया है। कोहरा कुछ समय के लिए बना रहता है, जैसे शहर और बंदरगाह में एक बिल्ली की तरह दिख रहा हो जो अपने चारों पैर के ऊपर बैठती है। कुछ समय बाद कोहरा फिर चुपचाप गायब हो जाता है, जैसे बिल्ली कुछ देर बाद बैठने के बाद चली जाती है। इस प्रकार पूरी कविता में विस्तारित रूपक है, क्योंकि कोहरे की गति की तुलना एक बिल्ली की गति से की गई है, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ फॉग है वही मूवमेंट ऑफ कैट से कंपेयर किया गया है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं है इस हिंदी टू इंग्लिश के अंदर। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, आप लोगों के पास आप लोगों का कमेंट बॉक्स है। प्लीज राइट योर डाउट्स एंड ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आई कैन हेल्प यू आउट, ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सके। ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसकी प्रैक्टिस शीट यूल गेट इट, उसको देखना, उसके क्वेश्चंस करना। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वी आर देयर फॉर यू, वी विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।